हेलो बच्चों। तो आज आपका फिर स्वागत है बच्चों आपके अपने चैनल जिसका नाम है सार्थक कॉमर्स वाला पे। तो बच्चों आज हम अपना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है हाउथ्रोन एक्सपेरिमेंट। अब मैंने आपको पिछली वीडियो में आप देख लीजिएगा, बहुत शॉर्ट वीडियो 2 मिनट की, हाउथ्रोन एक्सपेरिमेंट की पूरी बेसिक डिटेल दे दी थी कि किसने किया था, कहाँ किया था, कैसे किया था। ये वीडियो में हम पूरी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे कि हाउथ्रोन एक्सपेरिमेंट क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट हाउथ्रोन एक्सपेरिमेंट इज़ नॉट अ सिंगल एक्सपेरिमेंट। हाउथ्रोन एक्सपेरिमेंट कॉन्स्टिट्यूट बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 4 एक्सपेरिमेंट, यानी कि हाउथ्रोन एक्सपेरिमेंट 4 एक्सपेरिमेंट्स इसके अंदर किए गए थे। और ये कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं है जो 1 साल के अंदर ख़त्म हो गया था। हाउथ्रोन एक्सपेरिमेंट आपको सुन के बहुत शौक लगेगा, कम से कम 2 3 4 साल चलने वाला ये जो था, ये एक्सपेरिमेंट था जिसका नाम था हाउथ्रोन एक्सपेरिमेंट। तो हाउथ्रोन एक्सपेरिमेंट के अंदर ये 4 एक्सपेरिमेंट किए गए थे और इनमें बहुत टाइम टेकन थे ये चारों एक्सपेरिमेंट। तो इन चारों एक्सपेरिमेंट को मिला के हम बोल देते हैं हाउथ्रोन एक्सपेरिमेंट। तो हाउथ्रोन एक्सपेरिमेंट के अंदर 4 एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए थे। इल्यूमाइनेशन एक्सपेरिमेंट, रिलेट असेंबली टेस्ट एक्सपेरिमेंट, मास इंटरव्यूइंग प्रोग्राम, बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन रूम एक्सपेरिमेंट। अब समझते हैं कि इन एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था और इनका क्या कंक्लूजन था। इल्यूमाइनेशन एक्सपेरिमेंट, बेसिकली इल्यूमाइनेशन एक्सपेरिमेंट था क्या। इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट का सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कंक्लूजन क्या निकला। वर्क प्रोडक्टिविटी वॉज नॉट टोटली डिपेंड ऑन वर्क एनवायरनमेंट, द सोशल रिलेशन आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू गेट डिजायर्ड प्रोडक्टिविटी। कहने का मतलब है कि इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट ने ये कंक्लूजन दिया। अभी मैं एक्सपेरिमेंट समझाऊंगा आपको। इसने ये कहा, इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट ये कहता था कि वर्क प्रोडक्टिविटी, यानी कि जो वर्कर्स होते हैं ना, उनकी प्रोडक्टिविटी सिर्फ डिपेंड नहीं करती कि आप उन्हें कैसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहे हो, यानी कि आप उन्हें कैसी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हो, उस पे ही सिर्फ उनकी प्रोडक्टिविटी डिपेंड नहीं करती। प्रोडक्टिविटी कहीं ना कहीं डिपेंड करती है उनके आपसी इंटरपर्सनल और सोशल रिलेशंस पे भी, कि उनकी डिज़ायर्ड प्रोडक्टिविटी कैसी होगी। यानी कि सिर्फ वर्किंग एनवायरनमेंट देना इज़ नॉट इनफ, यानी कि आप उन्हें अच्छी फैसिलिटी दे दो, इससे इतना फ़ायदा नहीं होगा जितना होगा उनके आपसी इंटरपर्सनल रिलेशन से। तो इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट यही कहता था कि वर्किंग एनवायरनमेंट के साथ साथ सोशल रिलेशन भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी ग्रुप को मान लीजिए बहुत अच्छी फैसिलिटी दे रहे हो, लेकिन उस ग्रुप के अंदर ऐसे सारे वर्कर्स हैं जिनके आपस में कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, तो कोऑर्डिनेशन ही नहीं होगा, तो क्या वो काम कर पाएंगे, क्या वो गोल अचीव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ऑब्वियसली, क्योंकि उनमें कॉन्फ्लिक्ट्स ही उतने होंगे, ना कोई एक दूसरे को जानता है, सब अपने आप में मास्टर बनना चाहेंगे। तो अब एग्जाम्पल से समझते हैं, बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल मैंने मेहनत से बनाया। एग्जाम्पल में देखिए, ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, ऑर्गेनाइजेशन ने 2 ग्रुप्स बनाए। एक ग्रुप था ग्रुप 1 जिसमें 4 मेंबर्स थे, एक ग्रुप था ग्रुप 2। ग्रुप 1 को ना ऑर्गेनाइजेशन ने ऐसा कुछ एनवायरनमेंट दिया जिसमें उन्होंने अच्छी लाइटिंग दी, रिफ़्रेशमेंट्स दिए और हायर क्वालिटी के टूल्स प्रोवाइड किए। वहीं जो ग्रुप 2 था उसको डिम लाइट मिली थी, यानी कि लाइटिंग कंडीशन उतनी बेहतरीन नहीं थी, रिफ़्रेशमेंट्स भी नहीं थे और टूल्स इतने हायर क्वालिटी के नहीं थे जितने ग्रुप 1 को थे। यानी कि समझ में ये आ रहा है कि ग्रुप 1 को बहुत अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया है, वहीं ग्रुप 2 को इतना अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड नहीं किया। लेकिन अंतर एक चीज़ का था कि ग्रुप 2 के अंदर जो 4 लोग थे वो चारों बहुत ही एक दूसरे के साथ फेमिलियर थे और एक उनके बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी उनके बीच में। ठीक है, तो क्या था, ग्रुप 1 में जितने भी सारे वर्कर्स थे वो सारे वर्कर्स आपस से फेमिलियर नहीं थे और उनके बीच में कोई सोशल रिलेशन नहीं था। वहीं वो ग्रुप 2 के बीच में सब वर्कर्स एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे और सब बहुत फेमिलियर थे। और फ़र्क ये था कि इन्हें वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा था, इन्हें वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा नहीं दिया गया था ग्रुप 2 को। लेकिन जब रिज़ल्ट देखा तो काफ़ी शॉकिंग था। रिज़ल्ट में क्या पाया गया कि ग्रुप 1 की परफॉर्मेंस बराबर थी ग्रुप 2 की परफॉर्मेंस के। अब ये कैसे? जहाँ तक आपने देखा था एग्ज़ाम्पल के अंदर भी कि ग्रुप 1 को तो बहुत अच्छी अच्छी वर्किंग एनवायरनमेंट या फैसिलिटीज़ मिली थी और ग्रुप 2 को तो एज़ कम्पेयर बहुत कम मिली थी, लेकिन फिर भी परफॉर्मेंस इक्वल कैसे रही? ये कैसे हो पाया कि परफॉर्मेंस इक्वल रही? ठीक है, तो ग्रुप 1 की परफॉर्मेंस ग्रुप 2 के इक्वल कैसे हो पाए? इट हैज़ सेम रिजल्ट ड्यू टू गुड सोशल एनवायरनमेंट इन ग्रुप 2। और ये सिर्फ इसलिए हो पाया क्योंकि ग्रुप 2 के अंदर क्या था, अच्छा सोशल एनवायरनमेंट था। इसी वजह से ये पॉसिबल हो पाया कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की जो परफॉर्मेंस थी वो सेम थी। ग्रुप 1 को ज़रूर अच्छी फैसिलिटीज़ मिली थी, लेकिन ग्रुप के बीच में अच्छे सोशल रिलेशन थे, जिससे उन्होंने बहुत कोऑर्डिनेशन के साथ
वो रिज़ल्ट अचीव किया जो ग्रुप वन कर पाया अच्छी फैसिलिटीज़ के बावजूद भी। तो यहाँ से कंक्लूजन क्लियर होता है कि एम्प्लॉयज़ की वर्क प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए सिर्फ उनको अच्छा एनवायरनमेंट देना ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी है उनके बीच में सोशल रिलेशन और इंटरपर्सनल रिलेशन का भी होना और सोशल रिलेशंस का भी बिल्ड करना, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन को ह्यूमन एलिमेंट को भी तवज्जो देना चाहिए। दूसरा जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था उसका नाम था रिले टेस्ट असेंबली एक्सपेरिमेंट। अब इस एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या किया गया? इन दीज एक्सपेरिमेंट द वर्क ग्रुप आर मेड फॉर डूइंग अ वर्क, बट देयर आर सेवरल चेंजेस ड्यूरिंग द वर्क। Provide rest intervals, short working hour, friendly relation with other workers, informal relation with supervisor. After doing these changes, there will increase in the morale, productivity and satisfaction of the workers. रिले टेस्ट असेंबली एक्सपेरिमेंट में क्या एक्सपेरिमेंट किया? इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन ने वर्क ग्रुप बनाए, यानी कि ग्रुप में बांट दिया कुछ वर्कर्स को जो एक जैसे काम करते थे एक काम को करने के लिए। अब ट्रेडिशनली जैसे काम किया जाता था, अब उन्होंने काम में कुछ कंडीशंस में चेंजेस किया, जैसे कि यहाँ पे लिखा है कुछ सेवरल चेंजेस किए गए उनके वर्क कंडीशन, यानी कि जैसे वो पहले काम करते थे वैसे नहीं करवाया गया उनसे काम, अब कुछ चेंजेस किए गए। क्या चेंजेस किए गए वर्क में? उन्हें रेस्ट इंटरवल्स प्रोवाइड किए गए, ठीक है। शॉर्ट वर्किंग आवर, यानी कि काम थोड़े थोड़े समय के लिए करवाया जाता था, उसके बाद थोड़ा रेस्ट दे दिया जाता था। फ्रेंडली रिलेशन विद अदर वर्कर्स, फ्रेंडली रिलेशन प्रोवाइड किया उन्हें, यानी कि वो फ्रेंडली रिलेशन बना सकते हैं अदर वर्कर्स के साथ। और इनफॉर्मल रिलेशन विद सुपरवाइजर, यानी कि अगर सुपरवाइजर्स चाहें तो वो कुछ भी पूछ सकते हैं फ्रैंकली होकर, और कोई भी अगर उनकी क्वेरी है तो वो सुपरवाइजर से ईजिली पूछ सकते हैं। तो कुछ ऐसी वर्किंग कंडीशन में बदलाव लाया, जबकि पहले उनकी वर्किंग कंडीशन ऐसी नहीं थी। और जब ऐसी वर्किंग कंडीशंस उन्हें प्रोवाइड की तो पता है क्या चेंज देखने को मिला? कि जो वर्कर्स का काम है ना वो और ही बेहतरीन हो गया, और साथ ही साथ उनकी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ हुई, उनको सेटिस्फैक्शन भी मिली, क्योंकि उनको ध्येय काम पे काम नहीं दिया जा रहा था जैसे कि मैक्स वेबर की ब्यूरोक्रेटिक कहती थी। यहाँ पे उन्हें रेस्ट इंटरवल्स भी दिए जा रहे थे। वर्किंग आवर ऐसे नहीं था लगातार लंबे समय के लिए काम कराया जा रहा था, छोटे वर्किंग आवर प्रोवाइड किए गए, फ्रेंडली रिलेशन भी प्रोवाइड किया गया, जिससे उनकी सेटिस्फैक्शन बढ़ी, उनका मोरल बढ़ा जॉब के प्रति, और प्रोडक्टिविटी तो ऑटोमेटिकली बढ़ी, क्योंकि काम तो वही उतना ही कर रहे थे लेकिन बांट बांट के छोटे छोटे इंटरवल्स के अंदर कर रहे थे, जो कि पहले तक ये ऐसे नहीं करते आ रहे थे। तो इस एक्सपेरिमेंट के बाद ये देखने को मिला कि जब भी एम्प्लॉयज़ के वर्किंग कंडीशंस थोड़ी इजी होती हैं या वर्किंग कंडीशन उतनी हार्श नहीं होती, साथ ही साथ उस वर्किंग एटमॉस्फेयर के साथ उनको सोशल रिलेशन भी प्रोवाइड किया जाए, तो उनका जो मोरल है, उनकी प्रोडक्टिविटी और उनकी जो सेटिस्फैक्शन है वो बहुत काफ़ी इंक्रीज़ हो जाती है। तो इस एक्सपेरिमेंट के अंदर ये देखने को मिला। पहले वर्कर को ये वर्किंग कंडीशन नहीं दी जाती थी, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट के अंदर यही तो करा ऑर्गेनाइजेशन ने एक दिन ये सारी कंडीशंस प्रोवाइड की जो एम्प्लॉयज़ के लिए थोड़ी बेनिफिशियल है। तो ये देखने को मिला रिज़ल्ट कि एम्प्लॉयज़ ज़्यादा मोटिवेटेड थे, उनकी प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा थी पहले से, उनका मोरल भी ज़्यादा था और सेटिस्फैक्शन भी ज़्यादा थी। तो रिले टेस्ट असेंबली एक्सपेरिमेंट ये था। तीसरा आता है मास इंटरव्यूइंग एक्सपेरिमेंट या प्रोग्राम, इसे हम कहते हैं। नाम से ही बहुत इसका मतलब कोरिलेट हो जाता है, मास इंटरव्यूइंग प्रोग्राम। मास मतलब बड़े पैमाने पे, इंटरव्यू मतलब इंटरव्यू लिया गया, और एक प्रोग्राम यानी कि एक ऐसा प्रोग्राम था या एक ऐसा एक्सपेरिमेंट था जिसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन ने बड़े पैमाने पे सारे एम्प्लॉयज़ का क्या लिया, इंटरव्यू लिया। एज पर दीज एक्सपेरिमेंट ऑर्गेनाइजेशन टेक अ मास इंटरव्यू ऑफ द एम्प्लॉयज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड आस्क अबाउट देयर परसेप्शन एंड ओपिनियंस टूवर्ड्स द वर्किंग। अब इस एक्सपेरिमेंट के अंदर ऑर्गेनाइजेशन ने पता है क्या किया? ऑर्गेनाइजेशन ने ऑल ओवर जो भी एम्प्लॉयज़ बिज़नेस के अंदर या कंपनी के अंदर काम कर रहे थे उन सब का एक इंटरव्यू लिया, और उनके ना पर्सनल ओपिनियन जाने वर्किंग के बारे में कि काम किस तरह होने चाहिए उनके हिसाब से, वो अगर काम करना चाहते तो किस तरीके से करते, क्या कंडीशंस होनी चाहिए थी, उनके हिसाब से उनके ओपिनियन और परसेप्शन क्या थे कि काम कैसे होना चाहिए। ठीक है, तो जब उनसे ये मास उनके ऊपर ये इंटरव्यू एक्सपेरिमेंट कराया गया तो रिजल्ट्स क्या मिले? द रिजल्ट्स वर
confirmed that human relation social relation help to understand the behavior of the human beings और employees। यानी कि इससे भी क्या रिजल्ट मिला, सेम रिजल्ट और कंक्लूजन यही था कि अगर आप ह्यूमन एलिमेंट को स्पेस देते हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में और उनसे सोशल रिलेशन बनाते हो तो कहीं ना कहीं उन्हें एक सेटिस्फैक्शन मिलती है कि ऑर्गेनाइजेशन हमें सिर्फ एक मैन की तरह या हमें एक मशीन की तरह ट्रीट नहीं कर रही है, हमसे हमारे ओपिनियन भी जान रही है। उन्हें एक सेटिस्फैक्शन मिलती है कि हमारी वर्किंग मतलब वो हमारे ओपिनियन भी पूछ रहे कि हम क्या चाहते हैं। तो इससे क्या देखने को मिला कि इससे ऑर्गेनाइजेशन साथ ही साथ एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर को तो समझ पा रही थी कि उन्हें कैसा भी वर्किंग एटमॉस्फेयर चाहिए, साथ ही साथ एम्प्लॉयज़ भी जो हैं वो भी काफ़ी सेटिस्फाई हुए कि कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन उनके ओपिनियंस और परसेप्शंस को भी क्या देती है, इम्पोर्टेंस प्रोवाइड करती है। यानी कि उनकी भी कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और लास्ट जो एक्सपेरिमेंट इसके अंदर आता था उसका नाम था बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट। बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट था क्या, बेसिकली ये जो पूरा एक्सपेरिमेंट था ये किसके लिए किया गया था, ये किया गया था इनफॉर्मल वर्क ग्रुप्स के लिए। अब देखते हैं इस एक्सपेरिमेंट के अंदर था क्या। इन दिस अ इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ वर्कर मेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि इस एक्सपेरिमेंट के अंदर सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन ने क्या बनाया, एक इनफॉर्मल ग्रुप बनाया। यानी कि अभी तक क्या करती थी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे ग्रुप्स बनाती थी जिसमें काम करने वाले तो सारे बेहतरीन हैं लेकिन उनके बीच में ना कोई फैमिलियर रिलेशन है, ना कोई सोशल अंडरस्टैंडिंग है, ना कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट के अंदर ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, पहली ही एक इनफॉर्मल ग्रुप बना दिया। यानी कि ऐसे मान लो एक 4 दोस्तों का ग्रुप बना दिया जो एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे। हालांकि वो इतने एक्सपर्टाइज नहीं थे अपने काम में लेकिन उनके बीच की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत ही ज़बरदस्त थी और कोऑर्डिनेशन बढ़िया था। सो उनका एक ग्रुप बना दिया, ठीक है। द सुपरवाइजर ऑब्जर्व द बिहेवियर ऑफ द ग्रुप ड्यूरिंग द वर्क। अब सुपरवाइजर क्या कर रहा था इस एक्सपेरिमेंट में, जो सुपरवाइजर था वो ऑब्जर्व करता है बिहेवियर को उस ग्रुप के, उस इनफॉर्मल ग्रुप के जिसे एक काम अभी अलॉट किया गया है और उस काम के दौरान उस इनफॉर्मल ग्रुप का क्या बिहेवियर है, यानी कि काम के टूवर्ड्स उनका क्या एटीट्यूड है जब हम एक इनफॉर्मल ग्रुप को काम देते हैं। फॉर्मल ग्रुप पे तो ऑर्गेनाइजेशन कराती आ रही है लेकिन ऑर्गेनाइजेशन इस एक्सपेरिमेंट के अंदर ये देखना चाहती है कि जब हम एक इनफॉर्मल ग्रुप को काम देते हैं ना, ऐसे लोगों को जो एक दूसरे को बहुत अच्छे से फेमिलियर हैं, जानते हैं, तो वो उनका एटीट्यूड क्या होता है वर्क के टूवर्ड्स, तो वो ये देखना चाहते थे। और उन्होंने क्या ऑब्ज़र्व किया, दे ऑल्सो ऑब्ज़र्व द नॉर्म्स सेट बाय द इनफॉर्मल ग्रुप इन प्रोडक्शन। यानी कि उन्होंने ऑब्ज़र्व किए वो नॉर्म्स और वो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो बेसिकली एक इनफॉर्मल ग्रुप फॉलो करता है जब वो प्रोडक्शन कर रहा होता है एक इनफॉर्मल ग्रुप के साथ। यानी कि बेसिकली ये ऑल एंड ऑल एक्सपेरिमेंट जो था, ये क्या एक्सपेरिमेंट था, ये एक्सपेरिमेंट ये कहता है कि इस एक्सपेरिमेंट के अंदर ऑर्गेनाइजेशन ने एक इनफॉर्मल ग्रुप बनाया जिसके अंदर सब लोग एक दूसरे से काफ़ी फेमिलियर थे। ऑर्गेनाइजेशन बस ये देखना चाहती थी कि इनफॉर्मल ग्रुप के लिए क्या हम रूल्स एंड रेगुलेशन या उनके क्या नॉर्म्स होते हैं जिस हिसाब से वो काम करते हैं और उनका क्या एटीट्यूड होता है काम के टूवर्ड्स, ये देखना चाहती थी ऑर्गेनाइजेशन इस एक्सपेरिमेंट के अंदर। जैसे मैंने एग्जांपल में दिया, ऑर्गेनाइजेशन मेक एन इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ 14 पीपल। यहाँ पे मान लो इन्होंने ग्रुप बना दिया 14 लोगों का। अब ये ऑब्जर्व करना चाहते थे कि उन्होंने फॉर्मल वालों का तो काम देखा है, फॉर्मल में तो क्या होता है, लोग ना ही इंटरेक्शन करते हैं ना कुछ काम से मतलब होता है, लेकिन इनफॉर्मल जहाँ सब एक दूसरे को जानते हैं, सबका इंटरेक्शन होता है, उनके बीच का कैसा मतलब उनका कैसा बिहेवियर है वर्क के टूवर्ड्स और उनके क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, क्या उनके नॉर्म सेट होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन जान पाए उनके वर्क को ऑब्जर्व करके। सो बेसिकली हाउथ्रोन एक्सपेरिमेंट जो था वो एक बहुत ही बड़ा एक्सपेरिमेंट था जिसके अंदर एल्टन मायो ने 4 एक्सपेरिमेंट जो थे वो परफॉर्म किए थे, इल्यूमाइनेशन, रिले असेंबली टेस्ट, मास इंटरव्यूइंग और बैंक वायरिंग। एंड ऑल इन ऑल हाउथ्रोन एक्सपेरिमेंट से टोटली पता है क्या पता चलता है, कंक्लूजन सब में यही था कि सोशल रिलेशंस आर ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट among a organization and especially when a group of member is working in an organization, because अगर सोशल रिलेशन नहीं होंगे, इंटरपर्सनल रिलेशन नहीं होगा तो ऑफकोर्स है उनके बीच में इंटरेक्शन ही नहीं होगा तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कहाँ से आएगी, और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होगी तो कोऑर्डिनेशन ही नहीं होगा आपस में। तो वर्क में जो कोऑर्डिनेशन चाहिए वो आएगा ही कहाँ से, तो क्या वर्क हो पाएगा ढंग से, नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे आपने देखा यहाँ पे सोशल रिलेशन नहीं था तो वही वाला सीन हो गया, टू मैनी कुक्स स्पॉइल द फूड। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती तो शायद कुक्स जितने अच्छे उतना बेहतरीन खाना बनता। मतलब वो बेसिकली मैं ईडियम्स को
एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन यही था आउटरोन एक्सपेरिमेंट। सो होप सो आपको पसंद आया होगा। लाइक कर देना, कमेंट कर देना और शेयर कर देना। ओके बाय।